समय के ढेर पर गिरिजा कुमार माथुर। आज हम लोग समय के ढेर पर कविता, जो कि गिरिजा कुमार माथुर की कविता है। टार सप्तक के कवि गिरिजा कुमार माथुर की समय के ढेर पर नामक शीर्षक कविता साक्षी रहे वर्तमान नामक काव्य संग्रह में संकलित है। इस कविता में कवि क्षणवादी विचारधारा को व्यक्त किए हैं। क्षणवादी कविता में जीवन के प्रत्येक क्षण को बहुत महत्व दिया जाता है। इसी कारण कवि ने समय को मूल्यवान बताया है। प्रस्तुत कविता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लिखी गई है। इस कविता में युद्ध की विभीषिकाओं के कारण मानव मूल्यों का विघटन, अकेलापन, कुंठा, जीवन में कुछ ना कर पाने की असमर्थता आदि निराशा के स्वर दिखाई पड़ते हैं। प्रस्तुत कविता में अस्तित्ववाद के क्षणवादी जीवन को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इसमें क्षण क्षण का, पल पल का बहुत ही महत्व दिखलाया गया है। समय ही मूल्यवान है, इस बात को कवि रखने का प्रयास किया है। हम लोग कविता के इन अंशों के जरिए देखेंगे कि आखिरकार कवि क्या पाठकों को कहना चाहते हैं। व्यर्थ गया है जीवन इतने सारे वर्षों में, इतने सारे वर्षों में जीवन व्यर्थ गया है। यानी कवि के जीवन का जो भी समय बीता है वह बेकार गया है, व्यर्थ गया है। सिर्फ असमर्थता का ढेर ढेर कूड़ा ही इकट्ठा हुआ है। केवल यदि जीवन में कुछ इकट्ठा हुआ है तो वो कूड़ा ही इकट्ठा हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी इकट्ठा नहीं हुआ है। अधूरा रुका है वक्त और यह देह सिर्फ आधी सांस लेती है। वक्त मानो जिसे रुक गया हो और यह देह सिर्फ आधी सांस लेती है। यह जो देह है सिर्फ सांस लेने के लिए है और जीवन में मानो कि कोई और कार्य शेष नहीं रह गया हो, ऐसा कवि समझते हैं। कवि कहते हैं, और यह देह सिर्फ आधी सांस लेती है। यह देह केवल जो है केवल सांस लेने के सिवा और कुछ भी नहीं कर रही। हर सेकेंड को टोक कर जोर से डंक मारती है। मानो हर सेकेंड, प्रत्येक पल जोर से डंक मारती हो। जो जो पल बीत रहा है, जो जो पल आगे बढ़ रहा है, कि मानो जैसे लग रहा है कि वह डंक मारती हो। वह समय बिच्छू के समान, वह समय जहरीले सर्प के समान डंक मारती हो। बड़ी बड़ी सुइयों वाली घड़ियां निहाई पर चलते हुए, बड़ी बड़ी सुइयों वाली घड़ियां हर सेकेंड को टोककर जोर से डंक मारती है। बड़ी बड़ी सुइयों वाली घड़ियां, बड़ी बड़ी सुइयों वाली जब घड़ियां का एक एक सेकेंड जब आगे बढ़ता है तो मानो वह सेकेंड ना हो, वह बिच्छू का डंक हो, वह सर्प का डंक हो, जो लगातार कवि को वो डंक
चुभ रहा हो कांटा के समान, ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रत्येक सेकेंड। निहाई पर चलते हुए जब कभी इन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं तो मानो उनको एहसास हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह निहाई पर चल रहे हैं। निहाई अर्थात एक ऐसे लोहे का धातु जिस पर लोहे को पीटा जाता है। गर्म लोहे को लोहार या सोनार जो है सोने का जब काम करता है तो उस पर रख कर पीटता है, ऐसे लोहे को निहाई कहते हैं। और मानो कि कभी उस निहाई पर चल रहे हैं और प्रत्येक सेकेंड, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मिनट मानो कि कभी के ऊपर प्रहार हो रहा हो और निहाई पर वो प्रहार को बर्दाश्त कर रहे हैं। रक्त बूंदों के रिबन हर बूंद पर पड़ता है। मानो ऐसा लग रहा है कि यह जो शरीर के अंदर रक्त बूंद है, अर्थात रक्त बूंदों के रिबन अर्थात शरीर के पूरे नस नस में हर रक्त के बूंद पर यह प्रहार पड़ता हो, यह प्रहार समय का जो प्रहार है वो लगता हो और लग रहा है कि पल पल यूं ही निकलता चला जा रहा है, क्षण क्षण यूं ही निकलता चला जा रहा है और कभी केवल असमर्थ हैं, बेकार हैं, निर्थक हैं और उनके पास शेष और कोई कार्य नहीं रह गया हो और वह अपने जीवन के इन बीते हुए पलों में कोई ऐसा सम्मान या उपलब्धि को प्राप्त कर नहीं पाए हैं। वो असफल रहे हैं उपलब्धियों को प्राप्त करने में और जो कुछ भी इकट्ठा हुआ है वो सारा जो है केवल कूड़े का ढेर है। यानी जो भी उपलब्धि है वो कूड़े के समान है, ना के बराबर है। और कभी चाहते हैं कि वो प्रत्येक पल, वो प्रत्येक सेकंड में कुछ ऐसा कार्य करे जिससे कि उनके अंदर एक प्रतिभा का उदय हो और साथ ही वह कुछ उपलब्धि को भी प्राप्त कर सके और वो प्रत्येक समय का इंतजार कर रहे हैं और उसका सदुपयोग करना चाहते हैं। जो दुरुपयोग हो चुका है, जो बेकार हो चुका है, अब वहां पर वो ठहर जाना चाहते हैं और अपने आने वाले समय को किसी अच्छे कर्मों में लगाना चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है। पलों का हथौड़ा ठन होती है, घड़ी की आवाज कुचल जाता है एक और मिनट। बोलते हैं कि वो लाख प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रयास विफल हो जा रहा है। वो चाहते हुए भी समय को रोक नहीं पा रहे हैं, वो चाहते हुए भी कुछ अच्छा कर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो चाहते हुए भी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और पलों का हथौड़ा फिर ठन से पड़ता है घड़ी की आवाज के साथ और कुचल जाता है एक और मिनट और कुचल जाता है अर्थात एक और मिनट जो है उनके जीवन से चला जाता है। और मुझे डर लगता है और कवि को यहाँ पर डर लगता है हर तेज घड़ी की आवाज से। हर तेज घड़ी की आवाज से अब कवि को डर लगने लगा है, क्योंकि अब उनको लगता है कि शेष बचा हुआ समय भी कहीं बेकार निर्थक ना चला जाए और शेष बचे हुए समय में भी उन्हें केवल कूड़ा ही इकट्ठा ना करना पड़े। इसलिए वो हर तेज घड़ी की आवाज से डरे हुए हैं। सन्नाटे में एक सेकेंड और बीन चीख मारता है, मेरी उम्र पर लगातार कोई एक छाया पांव धरता है। यानी जब सन्नाटा बढ़ जाता है तब कभी और घबराने लगते हैं। एक एक सेकेंड मानो चीखे मारता हो, एक एक सेकेंड, एक एक पल मानो चीखे मारता हो और कभी को ऐसा लग रहा है कि अब उनके उम्र पर अर्थात उनके जीवन में अब लगातार कोई एक छाया अर्थात मृत्यु के वह निकट आते हुए नजर आ रहे हैं। यानी काल के गाल में समाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी वह समझ पा रहे हैं कि अब इसी तरह से
मनोदशा रहा तो वह तुरंत या जल्द ही मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे, क्योंकि सन्नाटे में एक एक सेकेंड चीखे मारता है और उनको ऐसा एहसास होता है कि मानो कि वह काल के गाल में समाने को अब तैयार हैं, अर्थात अब वह मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा उनको लगता है। और ये नकारात्मक सोच बढ़ता जा रहा है और कभी इस नकारात्मक सोच में घिरते जा रहे हैं और कहते हैं मैं विवश बंधा हूं। कभी विवश बंधे हुए हैं कुंठा से, अकेलापन से, नकारात्मक सोच से, इस सारे परिवेश से, इन कुंठाग्रस्त परिवेश से, इन नकारात्मक सोच रूपी परिवेश से। कभी कहते हैं मैं विवश बंधा हूं इस सारे परिवेश से, मेरी निरंतर लड़ाई है काल और देश से। कभी की लड़ाई हमेशा काल और देश से है, क्योंकि काल और देश यानी उनके जो आसपास के परिवेश हैं, जो समय है, वह उनके अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह परिवेश कुंठा से भरा हुआ है, यह परिवेश निराशा से, हताश से, इन विभिन्न तरहों के परिवेश से काल और देश बंधा हुआ है और इनकी लड़ाई निरंतर इस परिवेश से भी है और काल और देश से है, जिससे कि वह त्रस्त हैं, जिनसे कि वह निकलना चाहते हैं, लेकिन वह विवश बंधे हुए हैं। डायल ही डायल है, हड्डियों की टकटक। घड़ी के मध्य में जो बड़े से आकार का गोलाकार होता है उसे डायल कहते हैं, और डायलों के बीच मानो सुई ना हो, उनकी हड्डियां हो और वह लगातार शरीर पर एक प्रहार करते हुए दिख रही है। हड्डियों की टकटक यहां पर सुई के, घड़ियों की सुई से जो है सांकेतिक है, अर्थात घड़ी की सुई और हड्डियों की टकटक एक समान कवि को महसूस हो रहा है। और कवि कहते हैं कि मैंने अपने आसपास, मैंने जिस जगह पर कवि रह रहे हैं वो अपने आसपास इर्द गिर्द एक मनमानी अंतता रोप ली है, एक अपने अनुसार वातावरण तैयार कर लिए हैं और वह वातावरण उनका सकारात्मक वातावरण है, आशा का एक किरण है। आशा रूपी वातावरण को उन्होंने वहां पर अपने अंदर कैद कर लिया है और आसपास वे नकारात्मक सोच को त्याग कर सकारात्मक सोच को अपना लिए हैं, ताकि जो उनका शेष बचा हुआ काल है, काल की धारा छिपाकर एक टूटती देह में कैद की है। मैंने एक टूटती देह में, यानी जो अधूरा शरीर बचा है, अर्थात जो अधूरा समय बचा है, उस अधूरे समय में मैं एक ऐसे वातावरण को तैयार किया हूं जो कि सकारात्मक सोच को बढ़ाएगा, जो कि मेरे उपदेश को पूरा करेगा, जो कि मुझे निराशा से आशा की ओर, निर्थक से सार्थक की ओर और असमर्थता से समर्थता की ओर ले जाने का प्रयास करेगा। ऐसा उन्होंने परिवेश तैयार कर रखा है। और इस प्रकार समय के ढेर पर कविता के माध्यम से कवि समय के मूल्यवान होने का संकेत दिए हैं और बताते हैं कि समय से बड़ा कुछ भी नहीं है, समय ही बलवान होता है और समय के साथ चलना ही लोगों के हित में होता है। इसलिए समय के साथ चले, तभी जाकर आपके जीवन में उपलब्धियां और सम्मान, आशा, सार्थक, इन सभी तत्वों, इन सभी शब्दों का कोई अर्थ रह जाएगा। धन्यवाद।